हेलो लर्नर्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप तुम लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होगे, खुश होगे, मस्त होगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होगे। दिस इज मेगन मसिंग, योर वन एंड ओनली मेंटर एंड वन एंड ओनली फ्रेंड। और हाँ, मेरे पास तुम्हारे लिए एक न्यूज़ है। वो न्यूज़ ये है, जैसा कि तुम लोग ने देख ही लिया होगा कि चैनल का नाम अब बदल चुका है। चैनल का नाम किड्स लर्निंग मंत्रा न्यू नॉलेज से अब मैंने कर दिया ज्ञान प्रकाशिनी। क्योंकि किड्स लर्निंग मंत्रा न्यू नॉलेज बहुत ज़्यादा बड़ा नाम था, लाइक KLMNK। सो मैंने सोचा क्यों ना छोटा-सा ऐसा नाम रखते हैं जो मेरी पर्सनैलिटी को सूट करे, जिससे मेरा चैनल और ज़्यादा अच्छा लगे। तो फिर मैंने अपने चैनल का नाम चेंज कर दिया ज्ञान प्रकाशिनी, और उसका लोगो भी चेंज हो कर दिया है मैंने। तो तुम लोगों ने वो तो देख ही लिया होगा। बेसिकली हम बहुत टाइम के बाद आ रहे हैं, तुम लोग के सामने वीडियो बना रहे हैं, और जो मैंने लास्ट वीडियो डाला था, हाउ टू स्टार्ट अ क्लास, आई होप तुम लोग ने वो वाला वीडियो देख लिया होगा। और हाँ, मैंने जो एनिमेशन वाला वीडियो डाला था, आई होप तुमने वो वाला वीडियो भी देखा होगा। अगर तुमने वो वाला वीडियो एंड तक देखा होगा, तो मैंने तुम लोग से कहा था कि हम हर संडे को वीडियो बनाएँगे, बट अनफॉर्च्यूनेटली इस संडे को हम वीडियो नहीं बना पाए। कोई स्पेशल वजह नहीं थी, वजह थी सिर्फ मेरी प्रोक्रास्टिनेशन। सो यप, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। बट डोंट वरी, इस वाले संडे को तुम्हें डेफिनेटली वीडियो मिलेगा टाइम पर, वो भी। सो हम आज के अपने लेक्चर आज हम अपने तो हम आज अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। हम आज करने वाले हैं बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, और जो हमारे अदर स्कूल ऑफ थॉट हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। हम अपना एसएसटी बुक क्लास 6 का चैप्टर नंबर 7 कर रहे हैं। और चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी फालतू के बगर-बगर, क्योंकि मेरे पास तो बहुत सारी बातें करने के लिए। अगर हम बातें करने बैठ गए तो मेरी बातें कभी बंद नहीं होंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग करने जा रहे हैं हमारे हिस्ट्री क्लास 6 बुक का चैप्टर नंबर 7। जिस चैप्टर का नाम है इंडियाज़ कल्चरल रूट्स। तो चलो उस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का तुम लोग ऑलरेडी 2-3 पार्ट देख लिए होंगे, और ये चैप्टर का 4th पार्ट है। इस वाले पार्ट में हम लोग बुद्धिज़्म, जैनिज़्म के बारे में जानेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हम लोग जानेंगे बुद्धिज़्म यानी कि सिद्धार्थ गौतम के बारे में। आई होप तो तुम लोग ने कहीं ना कहीं बुद्धिज़्म, जैनिज़्म के बारे में सुना होगा, ये रिलीजन्स के बारे में सुना होगा। सिद्धार्थ गौतम के बारे में तो डेफिनेटली तुमने सुना होगा। एक बार को मान लो तुमने महावीर जी के बारे में नहीं सुना, बट सिद्धार्थ गौतम के बारे में तुमने डेफिनेटली सुना होगा। ही इज सच अ वेरी पॉपुलर पर्सनैलिटी, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है वो। और द रीज़न बिहाइंड बुद्धिज़्म इज़ वेरी पॉपुलर, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि बुद्धिज़्म आखिर इतना पॉपुलर क्यों है, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म के इतने फॉलोअर्स क्यों हैं, आखिर क्यों लोग इनको इतना मानते हैं। जब हिंदुइज्म थे और बाकी सारे रिलीजन्स थे, तो बुद्धिज़्म और जैनिज़्म को डेवलप क्यों करा। और आज हम ना सिर्फ बुद्धिज़्म, जैनिज़्म के बारे में नहीं जानेंगे, हम लोग ये भी जानेंगे कि बुद्धिज़्म, जैनिज़्म के अलावा भी और कौन कौन से स्कूल्स थे, कौन कौन से स्कूल ऑफ थॉट्स जो डेवलप हुए थे उस टाइम पे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये वाला लेक्चर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो तुम लोग इसको पूरे इंटरेस्ट के साथ देखना और पूरे अपने 100% फोकस से देखना, ताकि तुम लोग को सारी चीज़ अच्छे से समझ आ जाए। चलो स्टार्ट करते हैं। शायद से तुम लोग को मेरी आवाज़ थोड़ी सी अलग लग रही होगी, मुझे खुद नहीं पता मेरी आवाज़ इतनी अलग से क्यों आ रही है। मेरे तो कोई जुकाम भी नहीं, ना कोई बुखार है, ना मेरा गला बैठा है, बट आई डोंट नो मेरी आवाज़ आज इतनी अलग तरह से क्यों निकल कर आ रही है भाई। देखो, सबसे पहले हमारे पास है सिद्धार्थ गौतम। सिद्धार्थ गौतम ने ही बुद्धिज्म को क्या करता, बुद्धिज्म का एस्टैब्लिशमेंट करा था। सिद्धार्थ गौतम कौन थे? सिद्धार्थ गौतम एक प्रिंस थे जो कि लुम्बिनी में बॉर्न हुए थे। लुम्बिनी कहाँ पर है? लुम्बिनी नेपाल में एक जगह, ही नेपाल है हमारा, नेपाल में ये जगह है, जिस जगह का नाम है लुम्बिनी। लुम्बिनी में सिद्धार्थ गौतम बॉर्न हुए थे, ठीक है। सिद्धार्थ गौतम ने सिक्योरिटी में रहते थे अपने पैलेस के अंदर, मतलब उन्होंने आज तक कभी ना दुख देखा, कुछ भी नहीं देखा। वो अपने पैलेस में सिर्फ प्रोटेक्टेड लाइफ जीते थे अपने पैलेस में। वो पैलेस के राजा थे, वो प्रिंस थे वहाँ के, और उनसे कोई मतलब नहीं था कि क्या दुख चल रहे हैं, मेरी जनता कैसी है। वो सिर्फ अपने पैलेस में रहते थे। ये उनकी गलती नहीं है, उसमें राजा महाराजों की गलती है कि वो अपने बच्चों को प्रोटेक्शन की वजह से या फिर कोई एनिमी उन पे हमला न कर दे, उनके बच्चों को उनके खिलाफ यूज ना कर ले, इसलिए वो अपने बच्चों को हर समय प्रोटेक्ट करके रखते थे। बट एक बार क्या हुआ, एक बार जो हमारे गौतम बुद्धा जी हैं, गौतम बुद्धा जी बाहर गए। गौतम बुद्धा जी कब बाहर गए? एक मतलब पहली बार वो महल से बाहर निकले थे, कहीं जा रहे थे, या फिर आई डोंट नो कि वो अपने किंगडम का ऐसा चक्कर ले लेंगे कि देखते हैं क्या क्या चीजें, क्या क्या कर रहे हैं मेरे राज्य के लोग। तो वो बाहर गए, तो उन्होंने चार चीजें देखी। पहली चीज उन्होंने देखी एन ओल्ड मैन, दूसरी चीज एन सिक मैन, अ डेड मैन एंड एस्केटिक। चार चीजें उन्होंने देखी। एक बूढ़ा आदमी देखा, एक बीमार आदमी देखा, एक मरा हुआ आदमी देखा, और एक साधु को देखा। ये चार चीजें उन्होंने देखी। अब ये जब चार चीजें उन्होंने देखी, तो ऑब्वियसली भाई बूढ़ा आदमी, कौन से बूढ़े लोग हैं जो खुश हो रहे हैं कि वाह भाई मेरी कमर में तो बहुत दर्द हो रहा है, बुढ़ापा आ गया, फाइनली बुढ़ापा आ गया मेरे ऊपर। ऐसा कोई खुश नहीं होता भाई। लोग दुखी होते हैं बुढ़ापे में कि यार बुढ़ापा आ गया, जल्दी से मैं मर जाऊं, या फिर काश मैं वापस जवानी में जी सकता। ऐसी ऐसी चीजें लोग सोचते हैं बुढ़ापे में कह रहे ओल्ड एज में, गाइस ओल्ड एज में।
वी शुड बी रिस्पेक्टफुल, वी शुड बी रिस्पेक्टफुल, क्योंकि एक ना एक दिन हम भी बूढ़े होंगे, तब हमारे छोटे बच्चे हमसे ऐसे कहेंगे, हमें अच्छा लगेगा, नहीं अच्छा लगेगा ना, तो इसलिए हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए सबकी। फिर हम देखते हैं अ सिक मैन। अब जो बीमार आदमी वो तो खुश नहीं होगा कि यार मैं तो कितना बीमार हूँ, मुझे तो रोज रोज दवाइयाँ खानी पड़ती है, रोज रोज मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। बीमार इंसान खुश नहीं होते हैं, ठीक है। वो बहुत कम लोग होते हैं जो बूढ़े होने के बाद, बीमार होने के बाद भी खुश रह लेते हैं। उनको खुशी का प्रिटेंड करना बहुत अच्छे से आता है, उनको खुशी प्रिटेंड करना बहुत अच्छे से आता है। जैसे कि मुझे बहुत अच्छे से प्रिटेंड करना आता है गाइस कि मैं बहुत खुश हूँ और आई एम अ पॉजिटिव इंसान। हम हर चीज़ में पॉजिटिविटी देखते हैं, पॉजिटिविटी है, पॉजिटिविटी है, एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड हैपेंस फॉर अ रीजन, तो आई जस्ट फाइंड दैट रीजन एंड आई एम हैप्पी विद दैट। बहुत कल ही मैंने अपनी तारीफ, अब चैप्टर पे आ जाते हैं। और फिर हम देखेंगे एक डेड मैन को। हमने पहले देखा एक ओल्ड मैन को, फिर हमने देखा एक सिक मैन को, अब हम देख रहे हैं एक डेड मैन को। भाई ऑब्वियसली डेड मैन के जो फैमिली मेंबर्स है वो दुखी होंगे। तो ये जो तीनों थे, ये तीनों बहुत ज्यादा दुखी थे, पर जो हमारा एस्केटिक था, एस्केटिक यानी कि हमारे साधु जी खुश थे और बहुत ज्यादा सुकून में बैठे हुए थे और तपस्या कर रहे थे। तो गौतम बुद्ध ने देखा कि भाई सब लोग इस दुनिया में दुखी हैं, पर जो साधु है, ये वाले साधु इतना खुश कैसे, इतना शांति में बैठा है, मैं जो महल में रहता हूँ, मेरे पास सारे सुख सुविधाएं, मैं इतना खुश नहीं रह पा रहा हूँ, ये साधु इतना खुश क्यों रहता है। और इसी क्यूरियोसिटी में उन्होंने छोड़ दिया कि अब उन्होंने अपना महल त्याग दिया। इसी खुशी में उन्होंने अपना महल त्याग दिया और वो चले गए। कहाँ पर चले गए? अपनी फैमिली और अपने बीवी बच्चों को छोड़कर चले गए मोक्ष की तलाश में, ये ढूंढने के लिए कि खुशी कैसे मिलती है इंसान को, व्हाट इज द ट्रू हैप्पीनेस फॉर अ ह्यूमन बीइंग। After this, Siddharth Gautam gave up his palace life, leaving behind his wife and son. He left his home at 29 in search of knowledge. 29 की उम्र में उन्होंने अपना घर छोड़ा, जैसा कि उन्हें नॉलेज मिले, उन्हें विजडम मिले, वो जान पाए कि जीवन का अंतिम सत्य है क्या। सब लोग यहाँ पर दुखी हैं, कुछ लोग खुश हैं, पर अल्टीमेट रियलिटी क्या है इस लाइफ के, तो ये जानने के लिए वो चले गए अपने घर से, जो घर छोड़कर मंत्राने चले गए। जिसको हमारे आज के पेरेंट्स, अगर हम घर छोड़कर कहीं चले जाएंगे थोड़ी बहुत सुकून पाने के लिए, तो हमारे पेरेंट्स कहेंगे कहाँ मंडरा रही हो, जाकर बाबा से घर आ जाओ, फोन करके कहेंगे। तो इससे अच्छा है बन जाओ, घर पर बैठे रहो उनके आंखों के सामने हर समय, वो तो मैं ऐसे निहारते रहेंगे हर समय ऐसे, अरे मेरी बीची कितनी प्यारी है, मेरा बीचा कितना प्यारा है। बट गौतम बुद्ध ने बोला कि भाड़ में जाइए मम्मी पापा, भाड़ में जाइए मेरी पत्नी, ऐसा तो नहीं बोला हुआ उन्होंने, ये कट कर देना भाई, ठीक है। तो गौतम बुद्ध ने बोला कि चलो मैंने बहुत साल अपनी फैमिली के साथ जी लिया, 29 साल मैं अपनी फैमिली के साथ जाऊँ, अब मैं खुद के लिए जाऊंगा। मुझे इस दुनिया को बताना है कि अल्टीमेट रियलिटी क्या होती है, मुझे सबको बताना है कि खुशी क्या होती है, तो मैं जा रहा हूँ भाई, मैं जा रहा हूँ खुशी ढूंढने, मैं जा रहा हूँ अल्टीमेट रियलिटी ढूंढने। तो फिर वो घर छोड़ के चले गए एनलाइटमेंट के लिए, एनलाइटमेंट अटेंड करने के लिए। और फिर वो जाकर मतलब बहुत ज्यादा घूमने के बाद, बहुत साल घूमने के बाद वो फाइनली जाकर पीपल के पेड़ के नीचे बैठे एनलाइटमेंट पाने के लिए। और वहां पर तपस्या करने के बाद, कुछ दिनों की तपस्या करने के बाद उन्हें फाइनली एनलाइटमेंट मिल गई। और जिस पेड़ के नीचे वो बैठे थे, पेड़ के नीचे बैठे थे, वो पेड़ था बोध गया में, और वो एक पीपल ट्री था, बाद में उसका नाम बोधि ट्री पड़ गया। जिस पेड़ के नीचे वो बैठे थे उस पेड़ का नाम बाद में बोधि ट्री पड़ गया। वो कहाँ पे गए थे? बोध गया में गए थे। नेपाल के लुम्बिनी में बॉर्न हुए थे, वहीं पे कहीं के वो प्रिंस थे। बट वो घूमते घूमते कहाँ तक आ गए? घूमते घूमते वो बिहार तक आ गए, और बिहार के बोध गया में उन्होंने एनलाइटमेंट अटेन करी है, ठीक है। द ट्रांसफॉर्मेशन, जो हमारे सिद्धार्थ थे, सिद्धार्थ ने अपना नाम बदलकर गौतम बुद्ध रख दिया, सिद्धार्थ ने अपना नाम बदलकर बुद्ध रख दिया। बुद्ध का मतलब होता है एनलाइटेंड और अवेकेंड वन, मतलब जिसको एनलाइटमेंट मिल चुकी है, जिसको जीवन की अल्टीमेट रियलिटी पता चल चुकी है, उस इंसान को हम लोग बुद्ध कहते हैं। और गौतम बुद्धा उनका नाम पड़ गया था, ठीक है। हमारे की कॉन्सेप्ट्स क्या है, की टीचिंग्स, की कॉन्सेप्ट्स क्या है हमारे की कॉन्सेप्ट नहीं, बुद्धिज्म के की कॉन्सेप्ट्स क्या है? बुद्धिज्म के की कॉन्सेप्ट्स ये हैं कि अविद्या एंड अटैचमेंट कंसीव्ड सोर्स ऑफ ह्यूमन सफरिंग। जो हमारा इग्नोरेंस और जो हमारी अटैचमेंट है, इग्नोरेंस और अटैचमेंट, ये दोनों चीजें मेन रीजन होते हैं ह्यूमन सफरिंग के। इग्नोर करना, हम अपनी अल्टीमेट हेल्थ को हम लोग इग्नोर करते रहते हैं कि कोई बात नहीं यार, ये हो गया वो हो गया, और हम एक्सपेक्ट करते रहते हैं, बहुत ज्यादा अटैच हो जाते हैं लोगों से, क्योंकि जब लोग हमसे दूर जाते हैं हमें बहुत बुरा लगता है। लोग छोड़ो, हम तो नॉन लिविंग थिंग से इतना अटैच हो जाते हैं कि मान लो हमारा कोई चीज है तो हमें बहुत पसंद है और वो टूट गई तो हम बहुत दुखी हो जाते हैं। जैसे कि मेरा एग्जाम्पल ले लो, ये जो ब्रेसलेट है, हमें ब्रेसलेट हर समय पहने रहते हैं, तो हम लोगों ने मेरे वीडियोस में देखा होगा कि ब्रेसलेट मेरे हाथ में ही रहता है, और स्कूल में भी मेरे हाथ में रहता है, घर में भी मेरे हाथ में रहता है। ऐसा नहीं कि वीडियो बनाने के लिए स्पेशली मैं ब्रेसलेट पहनते हैं जिससे कि मैं शो ऑफ करूँ, नहीं, ये ब्रेसलेट मेरे हाथ में हर समय रहता है। मान लो ये ब्रेसलेट किसी दिन मुझसे खो गया, या किसी दिन मुझसे टूट गया, या किसी और से टूट गया, तो बहुत दुख होगा मुझे। लाइक इतना ज्यादा दुख तो नहीं होगा क्योंकि मुझे इतना ज्यादा अटैचमेंट अभी नहीं हुआ है,
भले मैंने इस ब्रेसलेट को 1 साल से पहना हो पर मुझे इतना ज़्यादा अटैचमेंट नहीं हुआ है। पर मुझे बुरा लगेगा कि भाई मेरा ब्रेसलेट जो कि मेरे साथ रहता था, मेरे हाथ में रहता था, वो टूट चुका है, खो गया है, कुछ भी हो गया है। तो हम लोग इतना ज़्यादा अटैच हो जाते हैं कि हम लिविंग थिंग्स तो छोड़ो, हम लोग नॉन लिविंग थिंग्स से अटैच हो जाते हैं। जब वो दूर चली जाती है तो हम बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। तो गौतम बुद्धा ने यही बताया हमें कि जो इग्नोरेंस है और जो अटैचमेंट है, यही मेन रीज़न है काहे के, यही मेन रीज़न है हमारे जीवन के दुखों के। यही तो मेन रीजन है। तो हमें इन 2 चीज़ों से ऊपर निकलना होगा, इन 2 चीज़ों से आगे बढ़ना होगा। एंड अ मेथड टू रिमूव दिस 2 कॉजेज, और उन्होंने एक मेथड भी बताया कि हमें इनको रिमूव कैसे कर सकते हैं। उन्होंने, और जो हमारा बुद्धिज्म में एक आइडिया ऑफ अहिंसा, बुद्धिज्म में उन्होंने आइडिया ऑफ अहिंसा बताया। तुम लोग ने अहिंसा सुना होगा ना, गांधी जी के बारे में पढ़ा होगा पहले क्लासेस में, या फिर गांधी जी के बारे में सुना ही होगा। तो गांधी जी अहिंसा को फॉलो करते थे। और इस अहिंसा अहिंसा ये जो गौतम बुद्ध ने अहिंसा बताई है कि गांधी जी वाली अहिंसा नहीं। गांधी जी कह रहे थे कि नॉन वायलेंस करना चाहिए, हमें किसी से मारपीट नहीं करनी चाहिए और शांति से बैठ के बात कर सकते हैं। बात जब कोई भी चीज, कोई भी प्रॉब्लम जब बात करके सॉल्व की जा सकती है, तो फिर क्यों फालतू में हम लोग को लड़ाई करना, क्यों फालतू में वायलेंस फील करना। बट यहाँ पे अहिंसा का मतलब दूसरा था। यहाँ पे अहिंसा का मतलब था नॉन हर्टिंग और नॉन इंजरिंग। हमें किसी को कभी भी हर्ट नहीं करना चाहिए। हर्ट मतलब ये नहीं कि केवल मारपीट के हर्ट करें, नहीं, हमें कभी किसी को अपने शब्दों से भी हर्ट नहीं करना चाहिए, हमें कभी किसी की फीलिंग्स भी नहीं हर्ट करनी चाहिए। बट आजकल का जमाना ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो कोई तुम्हें हर्ट करे तो उसको धुलता 2-4 बार और हर्ट कर दो, ठीक है। बट हाँ, हमारे गौतम बुद्ध ने कहा था कि अहिंसा का मतलब अहिंसा करनी चाहिए, मतलब किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए, किसी को कोई किसी भी तरह की चोट या नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। और उन्होंने बोला कि जो हमारे मतलब जो हमारे कॉजेस हैं हमारे सफरिंग के, कौन कौन से, इग्नोरेंस और अटैचमेंट, उनको हम कैसे क्योर कर सकते हैं। उनको हम क्योर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इनर डिसिप्लिन। हम इनर डिसिप्लिन से इन दोनों चीज़ों को क्योर कर सकते हैं। इनर डिसिप्लिन कैसे, हाँ, इनर डिसिप्लिन से क्योर कर सकते हैं। जो हमारे गौतम बुद्धा थे, गौतम बुद्धा ने एक संघ बनाया, संघ मतलब एक बेसिकली एक कम्युनिटी बनाई। उस कम्युनिटी में कौन कौन लोग थे, भिक्षुज थे, मंक्स थे, भिक्षुज या फिर मंक्स थे। लेटर वहां पे नन्स भी आ गए। जो मंक्स भिक्षुज थे, भिक्षुज मेल थे, और जो हमारी फीमेल मंक्स थी वो नन्स थे, ठीक है। दे स्प्रेड बुद्धिज्म इन होल एशिया। जो उन्होंने कम्युनिटी बनाई थी, उस कम्युनिटी में जो भी भिक्षुज या फिर जो भी मंक्स रहते थे, उन्होंने जो हमारी बुद्धिज्म है उस बुद्धिज्म को पूरे एशिया में फैला दिया। आज तुम लोग देख रहे होगे कि इंडिया में बुद्धिज्म तो है ही, इंडिया के साथ साथ चाइना में भी बुद्धिज्म है, चाइना के साथ जापान में भी, कोरिया में भी बुद्धिज्म है। और भी तुम लोग इधर इस साइड चले जाओ, म्यांमार वगैरह में, वहां पे भी बुद्धिज्म फॉलो करा जाता है। तो जो हमारे लॉर्ड बुद्धा जो मतलब उन्होंने बहुत सारी स्पीचेस दी, बहुत सारे लोग उन्हें भक्त बने, बहुत सारे लोग बुद्धा के पाथ पे चले। तो उन लोगों को भिक्षुज या फिर नन्स कहा गया। भिक्षुज या फिर नन्स या फिर मंक्स, जो मंक्स और नन्स होते हैं, वो लोग पूरे एशिया में ट्रैवल करा उन्होंने, पूरे वर्ल्ड में उन्होंने बुद्धिज्म के बारे में बातें फैलाई, बुद्धिज्म को फैला दिया। इधर से उधर तक सब जगह लोग बुद्धिज्म को जाने लगे, सब लोग गौतम बुद्धा को जानते थे। और आज भी तुम लोग देख रहे होगे कि गौतम बुद्धा बुद्धिज्म को फॉलो करा जाता है, बुद्धिज्म खत्म नहीं हुआ। इंडिया में भले बुद्धिज्म माइनॉरिटी में है, बट बहुत सारी एशिया में ऐसी कंट्रीज जहाँ पे बुद्धिज्म एक मेन रिलीजन है, ठीक है। अब लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग की गौतम बुद्धा की एक वो दी हुई है, हमारे एक मतलब हमारी बुक में दी हुई है कि आई एम नॉट बाय वाटर इज वन मेड प्योर दो मैनी पीपल में बेथ हियर इन सेक्रेड रिवर बट नो वन इज प्योर इन होम ट्रूथ एंड धर्म रिसाइड। वो कहते हैं कि केवल नदी में नहाने से कुछ नहीं होता है, केवल तुम गंगा में डुबकी लगा लोगे या किसी भी प्योर वाटर में डुबकी लगा लोगे उससे तुम साफ नहीं हो सकोगे, उससे तुम्हारे सारे पाप नहीं मिट जाएंगे। तुम्हें अपने दिल से सच्चा बनना पड़ेगा, तुम्हें अपने दिल में धर्म को बसाना पड़ेगा, तुम्हें दिल से एक अच्छा इंसान बनना पड़ेगा, तभी तुम्हारे सारे पाप मिटेंगे। ऐसे डुबकी मारने से तुम सिर्फ अपने भारी तन को साफ कर रहे हो, अपने मन को साफ नहीं कर रहे हो। ये बात है तुम्हें भी सुनी लग रही है, बातें मुझे तो ऑब्वियसली सुनी लग रही है। इससे हमें पता चलता है कि सारे जो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं उनके आइडियाज एक ना एक तरह से रिलेटेड थे। ऑल्दो वो अलग अलग थे, अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट से उनकी टीचिंग्स अलग अलग थी, बट उनके जो कोर आइडियाज थे वो सेम थे। गौतम बुद्ध ने एक और बात बोली, उन्होंने बोला कि कॉन्करिंग वनसेल्फ इज ग्रेटर देन कॉन्करिंग 1000 men ऑन द बैटल फील्ड 1000 टाइम। मतलब एक बैटल फील्ड है, वहां पे 1000 लोग हैं और 1000 लोगों को भले तुम 1000 बार हरा दो, ये तभी बहुत छोटी चीज है। जब तुम अपने आप को हराओगे तभी तुम असली विजेता बनोगे। अपने आप को हराना बहुत बड़ी बात होती है।
अपने ओल्डर वर्जन को मारना, अपने मारकर एक नए वर्जन को जन्म देना, ये बहुत ज़्यादा बड़ी बात होती है, क्योंकि हर कोई इंसान ये नहीं कर सकता है, हर कोई अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ सकता है, हर कोई अपने ओल्डर वर्जन को कॉन्कर नहीं कर सकता है। मैंने जो हमारा लास्ट लेक्चर है हाउ टू स्टार्ट न्यू न्यू क्लास, उसमें मैंने बताया था कि हमें अपने ओल्डर वर्जन को कॉन्कर करना होगा, जिससे कि हम एक नए वर्जन को बनाएं और वो नया वर्जन हमें फ्यूचर में सक्सेस दिलाएगा। मैंने अपने ओल्डर वर्जन को ऑलमोस्ट कॉन्कर कर दिया, बस थोड़ी बहुत चीजें बची हैं कॉन्कर करने के लिए, वो है प्रोक्रास्टिनेशन और वो है इनडिसिप्लिन और थोड़ा बहुत ड्रामा एडिक्शन है, उन चीज़ों को खत्म करना है। बाकी आई डोंट थिंक सो मेरे अंदर ऐसी कोई बुरी आदतें हैं। तुम लोग मुझे कमेंट करके बताना कि यार तुम लोग की ओल्डर वर्जन की ऐसी कौन कौन सी चीजें जो तुम लोग को बिल्कुल पसंद नहीं है, और तुम लोग का जो नया वर्जन है तुम लोग अपने नया वर्जन को कैसे देखना चाहते हो। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं द पाथ ऑफ जैनिज्म। हमने अभी बुद्धिज्म को देख लिया, अब हम जैनिज्म को देखेंगे। जैनिज्म का कोर कॉन्सेप्ट होता है कि जैनिज्म, देखो जो हमारा वर्ड जैन है वो एक वर्ड से आया है जिना, और जिना का मतलब होता है कॉन्करर। कॉन्करर किसका कॉन्करर, मतलब वो लड़ाई करके जीतने वाला कॉन्करर नहीं, कॉन्करर ऑफ इग्नोरेंस एंड अटैचमेंट, मतलब हमें इग्नोरेंस और अटैचमेंट को कॉन्कर करना होगा, इग्नोरेंस और अटैचमेंट पे जीत पानी होगी। अगेन बुद्धिज्म में भी उन्होंने बोला था कि इग्नोरेंस एंड अटैचमेंट कॉजेज है किसकी, ह्यूमनों के दुख, ह्यूमन दुख के ये कॉजेज है, और हमें अपने आप को कॉन्कर करना होगा। यहाँ पर इनके पूरे जो इनका रिलीजन है, रिलीजन का जो मेन वर्ड है जैनिज्म, जैन लोगों को कहते हैं। जो हमारा जैन है, जैन शब्द आया है जिना से सॉरी एक्सक्यूज मी, जैन शब्द आया है हमारा जिना से। जिना का मतलब होता है कॉन्करर। किसको कॉन्कर करना है, इग्नोरेंस और अटैचमेंट को। अगेन तुम लोग देख रहे हो कि दोनों किस तरह से एक दूसरे से रिलेटेड है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। भले वो दो अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, पर वो दोनों अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट्स एक दूसरे से रिलेटेड है, कंप्लीटली रिलेटेड है, इतने ज्यादा रिलेटेड है कि उनकी जो टीचिंग्स है, टीचिंग्स भी सेम टू सेम है उनकी। ठीक है, चलो हम जानते हैं जैनिज्म इज स्कूल ऑफ थॉट, मैंने बता दिया। जो हमारा जैनिज्म है, जैनिज्म को किसने एस्टैब्लिश करा था, जैनिज्म को एस्टैब्लिश करने वाले थे हमारे महावीरा जी। सब लोग महावीर जी को नमस्ते करो, पैर छूलो महावीरा जी के। प्रिंस वर्धमाना नाम था महावीरा का, जो रियल नाम था वो प्रिंस वर्धमाना था। गौतम बुद्ध भी प्रिंस थे, ये वर्धमाना जी भी प्रिंस थे। इन्होंने अपना नाम बदल के महावीरा कर दिया। महावीरा का मतलब होता है ग्रेट हीरो, ग्रेट हीरो होता है महावीरा का नाम। ये अर्ली 6th सेंचुरी BCE में बॉर्न हुए थे। इनका जो बर्थ प्लेस है, बर्थ प्लेस इज नियर सिटी वैशाली इन बिहार, मतलब ये बेसिकली एक्सक्यूज मी, ये बेसिकली बिहार में बॉर्न हुए थे, और उन्होंने 30 साल की उम्र में अपने घर को छोड़ दिया था इन सर्च ऑफ नॉलेज। ही प्रैक्टिस लाइफ ऑफ एस्केटिक डिसिप्लिन आफ्टर 12 ईयर अचीव्ड इनफाइनाइट नॉलेज जिनास चेंज, मतलब उन्होंने 12 साल तक एस्केटिक यानी कि जो मंक होते हैं, यानी कि जो तपस्या करते हैं, तपस्वी की लाइफ जीती, पूरे डिसिप्लिन के साथ उन्होंने तपस्या की लाइफ जीती, तब जाकर उन्हें अल्टीमेट नॉलेज मिली 12 सालों के बाद, 12 सालों की मेहनत के बाद उन्हें अल्टीमेट नॉलेज मिली, तब जाकर वो महावीरा बने हैं। ऐसे में पता चलता है हर एक चीज के लिए त्याग चाहिए होता है, बिना किसी सेक्रीफाइस का तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। ये बात हम कह रहे हैं जो खुद दिन भर बड़े बड़े फोन देखती रहती है, शर्म नाम की चीज तो है नहीं मेरे अंदर। कोई बात नहीं गाइस, अभी तुम्हारे पास टाइम है, तुम आराम से धीरे धीरे अपने आप को कॉन करो। एकदम से तुम्हें कॉन करने की कोई जरूरत नहीं कि हाँ भाई मैं तो आज ही सब कर लूंगा, आज ही ऐसी की तैसी, आज मेरा नया रूटीन बनेगा, मैं आज से रूटीन फॉलो करूंगा। ऐसा नहीं करना है, धीरे धीरे अपनी आदतों को चेंज करना है। अभी तुम लोग बहुत छोटे छोटे हो, तुम्हें ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो हमारी टीचिंग्स है जैनिज्म की, कौन कौन सी टीचिंग्स थी, जैनिज्म की मेन टीचिंग्स थी अहिंसा। अहिंसा का मतलब होता है नॉन इंजरी, जो टीचिंग्स बुद्धिज्म में थी वही टीचिंग जैनिज्म में। अहिंसा का मतलब होता है किसी को हर्ट ना करना, यहाँ का अहिंसा का मतलब होता है किसी इंसान को अपनी किसी भी एक्शन से चोट नहीं पहुंचाना। और जो हमारे जो हम क्या महावीरा जी, जो हमारे महावीरा जी हैं, वो कहते हैं कि हमें किसी भी तरह से किसी भी ऑर्गेनिज्म को हर्ट नहीं करना चाहिए, भले वो छोटे से छोटा ऑर्गेनिज्म क्यों ना, हमें उसे हर्ट नहीं करना चाहिए। तभी तुम लोगों ने देखा होगा कि जो मोस्टली जान लोग होते हैं वो अपने चेहरे पे एक मास्क लगा कर रखते हैं, जिससे कि जब वो सांस ले तो कोनो किसी बैक्टीरिया को इफेक्ट ना कर दे, किसी चींटी वगैरह को ना मार दे, किसी इंसेक्ट को ना अफेक्ट कर दे। इतना ज्यादा उस लेवल का अहिंसा वो लोग फॉलो करते हैं। हमारे पास टीचिंग्स, पहली टीचिंग होगी हमारी अहिंसा, दूसरी टीचिंग है अनेकंतवदा, नॉट जस्ट वन एस्पेक्ट, सी ट्रुथ फ्रॉम मल्टीपल एंगल, मतलब हम
सच्चाई को अलग अलग एंगल से देख सकते हैं। तुम्हारे एंगल से सच्चाई कुछ और होगी, दूसरे इंसान के एंगल से तो सच्चाई कुछ और होगी, तुम्हारे पेरेंट्स के एंगल से सच्चाई कुछ और होगी, तुम्हारे भाई बहनों के एंगल से कुछ और सच्चाई होगी, तुम्हारे फ्रेंड्स के एंगल से कुछ और होगी, टीचर्स के एंगल से कुछ और होगी। तुम्हारे बारे में लोगों की अलग अलग राय होंगी, तो तुम्हें सबकी राय को देखने की जरूरत नहीं है। तुम्हें अपने आप को देखना है कि क्या तुम खुद से खुश हो। अगर तुम खुद से खुश हो, बहुत अच्छी बात है, यू आर डूइंग वेरी ग्रेट इन योर लाइफ। अगर तुम खुद से खुश नहीं हो तो सोचो ऐसी कौन कौन सी चीजें जो तुम्हें बंद करनी होगी जिससे तुम अपने आप से खुश हो जाओगे। तुम्हें बस अपने आप को देखना है। ये हमें यही बताया गया कि ट्रुथ के अलग अलग पर्सपेक्टिव होते हैं, हम सबके पर्सपेक्टिव के हिसाब से नहीं चल सकते, हमें अपने खुद के पर्सपेक्टिव के हिसाब से चलना चाहिए। अनेकंत वदा मतलब बहुत सारे पर्सपेक्टिव होते हैं, मल्टीपल पर्सपेक्टिव होते हैं। फिर हम देखते हैं अर्परिग्रह यानी कि नॉन पोजेशन, यानी कि डू नॉट क्लिंग टू मटेरियलिस्टिक थिंग्स। मतलब हमें मटेरियलिस्टिक थिंग्स से ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मटेरियलिस्टिक थिंग्स जैसे कि कपड़े हो गए, जैसे कि घर हो गया, जैसे कि गाड़ी हो गया, तो हमें मटेरियलिस्टिक थिंग्स में खुशी नहीं ढूंढनी चाहिए। हमें अपनी इनर सोल से कनेक्शन करने के बाद खुशी ढूंढनी चाहिए। तो डोंट फॉल फॉर मटेरियलिस्टिक थिंग्स। ये हमारी जैनिज्म की हमारे पास यहाँ पर एक वो दी हुई है कोट। इस कोट को पढ़ते हैं। ऑल ब्रीथिंग एग्जिस्टिंग लिविंग sentient creatures should not be slain, not treated with violence, nor abused, nor tormented, nor driven away। यानी कि all breathing existing living sentient ब्रो यार देखो, all breathing existing living sentient creatures should not be slain, not treated with violence, nor abused, nor tormented, nor driven away। ये वही बात है जो मैंने हम लोग को ऊपर बताई कि हमें किसी भी इंसान को जो है परेशान नहीं करना चाहिए, किसी भी जानवर को परेशान नहीं करना चाहिए, अहिंसा के साथ हमें अपनी जिंदगी को जीना चाहिए। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर जनरल कॉन्सेप्ट इंटरकनेक्टेडनेस एंड इंटरडिपेंडेंस ऑफ ऑल क्रिएचर्स फ्रॉम ह्यूमंस टू इनविजिबल ऑर्गेनिज्म। मैंने एक और बात तुम्हें वो नहीं बताई, जो हमारे महावीरा जी हैं, महावीरा जी कहते हैं कि हर एक ऑर्गेनिज्म एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होता है। इंटरडिपेंडेंट जैसे हम इंसान है, हम इंसान उस छोटे से माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट है जो हमें दिखाई भी नहीं देता। वो छोटा सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे ऊपर डिपेंडेंट है, हम पेड़ों के ऊपर डिपेंडेंट है, पेड़ जानवरों पर डिपेंडेंट है, जानवर हमारे ऊपर डिपेंडेंट है। ऐसे ही सब लोग एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट रहते हैं और हम सब मिलकर एक चेन बनाते हैं। और इसी वजह से हमें किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर एक प्राणी किसी न किसी तरह से हमारी मदद कर रहा है। ठीक है, अब हम हमारा जनरल कॉन्सेप्ट देखते हैं इंटरकनेक्टेडनेस एंड इंटरडिपेंडेंस ऑफ ऑल क्रिएचर्स फ्रॉम ह्यूमन टू इनविजिबल ऑर्गेनिज्म। ये हमारे जैनिज्म हमारे महावीरा जी ने कहा था। स्प्रेड ऑफ आइडियाज जैनिज्म एंड बुद्धिज्म मंक्स ट्रैवल्ड अक्रॉस द लैंड। जो हमारे मंक्स थे जैनिज्म के भी जैन लोग भी बहुत सारे, जैन ने भी बहुत सारे मंक्स बनाए थे, बुद्धिज्म के भी बहुत सारे मंक थे। तो वो लोग पूरे दुनिया के अक्रॉस ट्रैवल करते हैं और वो लोग टीचिंग्स को दूर दूर तक फैलाते हैं, उनकी टीचिंग्स को दूर दूर तक फैलाते हैं। वो लोग उन्होंने खुद की मोनेस्ट्रीज जो मंक्स थे उन्होंने खुद की मोनेस्ट्रीज बनाए थे और कुछ लोग केव्स में रहते थे। Few made their monasteries permanent homes, others lived in caves cut out, यानी कि टेम्पररी और नेचुरल होम। और इसका एग्जांपल है अजंता और एलोरा केव, वो भी ऐसे ही बहुत सारे जैनिज्म बुद्धिज्म हिंदुइज्म केव्स हैं। अब हम आ जाते हैं द चरवाका स्कूल, अनदर स्कूल ऑफ थॉट ऑल्सो नोन एज लोकायता। चरवाका स्कूल ऑफ थॉट को हम लोग लोकायता भी कहते हैं। चरवाका बिलीफ, चरवाका दो चीजों पे मानते हैं कि मटेरियल वर्ल्ड इज द ओनली थिंग, मटेरियल वर्ल्ड इज द ओनली थिंग दैट एग्जिस्ट, यानी कि हम जिस दुनिया में रह रहे हैं ना, ये एकमात्र सत्य है, अल्टीमेट रियलिटी है ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। इसके अलावा अगर हम मर जाते हैं ना तो हमारे पास कोई दूसरी लाइफ नहीं होगी, ना हम पास्ट में जा सकते हैं, ना हम फ्यूचर में जा सकते हैं, ना ही मरने के बाद हमारे पास कोई दूसरी लाइफ होगी। अल्टीमेटली यही मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है जहाँ पर हम लोग जी सकते हैं और जीते भी सिर्फ एक ही बार है, नो लाइफ आफ्टर बर्थ। ये हमारे चरवाका बिलीफ्स होते हैं, यानी कि जो चरवाका लोग थे, जो चरवाका रिलीजन को फॉलो करते थे, वो इन चीजों को मानते थे। माना कि हमारा चरवाका रिलीजन ज्यादा पॉपुलर नहीं था, बट उनके भी खुद के कुछ फॉलोअर्स थे, कुछ फैन फॉलोइंग्स थी। ठीक है, दस लोग डिसअपीयर्ड विद टाइम। जैसे कुछ होते हैं ना, कुछ ऐसे लोग जो जिनके खुद की फैन फॉलोइंग होती है, भले वो ज्यादा पॉपुलर नहीं होते, पर जितने उनके फैंस होते हैं वो लॉयल्स होते हैं। जैसे कि तुम लोग मेरे फैन है, तुम लोग मेरे छोटे छोटे प्यारे प्यारे भाई बहन हो, तुम लोग बहुत ज्यादा अच्छे हो, तुम लोग लॉयल हो मेरे लिए। ठीक है, तुम लोग मेरे साथ रहते हो हमेशा। पीपल वर फ्री टू चूज व्हाट सूटेड देम। उस टाइम की एक अच्छाई ये थी कि लोग फ्री थे कि उनको कौन सी चीज सूट करती है। आज की तरह नहीं, आज के टाइम में तो लोग अपने आइडियाज को सबके सामने रिवील करने से भी डरते हैं। तो में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो के ड्रामास के फैन होंगे, सी ड्रामास के फैन होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो के पॉप आइडल्स को फॉलो करते होंगे, के पॉप आइडल्स जैसे बीटीएस, जैसे कि ब्लैकपिंक। बहुत सारे लोग होंगे जो फिलीपींस एक्ट्रेस या फिलिपिन एक्टर्स को फॉलो करते होंगे, या फिलिपीन सिंगर्स को फॉलो करते होंगे, और यूएसए के सिंगर्स को फॉलो करते होंगे। बट तुम लोग वो चीज शेयर नहीं कर
कर पाते हो, क्योंकि हमारे आसपास के लोग हैं वो हमें कहते हैं कि अरे यार देखो अंग्रेज आ गए, अंग्रेजी गाने सुनते हैं ये लोग, तो देखो ये तो इंग्लिश पोएट्री सुनते हैं, देखो ये लोग तो के पॉप आइडल्स को फॉलो करते हैं, देखो ये लोग तो कोरियन लोगों को देखते हैं। और हम सबको पता है अल्टीमेटली कि इंडियंस की सोच कैसी है कोरियंस को लेकर, हमारे इंडियंस की सोच कैसी है। तो इसलिए तुम लोग बहुत ज्यादा डरते हो बताने से कि भाई आई एम अ के ड्रामा फैन, या फिर आई एम एन के पॉप आइडल, मैं इस के पॉप आइडल को फॉलो करता हूँ, ये मेरे आइडल हैं, मैं इनको बहुत ज्यादा मानता हूँ, इनसे मिलना चाहता हूँ या चाहती हूँ। हम लोग डरते हैं, बट उस टाइम पे क्या था, उस टाइम पे लोग एक अपने उस रिलीजन को फॉलो करते थे जिसको वो फॉलो करना चाहते हैं। माना कि भले वो हिंदू, उनके पेरेंट्स हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं और तुम्हें वो हिंदुइज्म समझ नहीं आ रहा है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि कौन भगवान है, कौन नेचर को वर्शिप क्यों कर रहे हैं, तो तुम चरवाका स्कूल ज्वाइन कर लिया। चरवाका स्कूल नहीं समझ रहे, तुम कोई और स्कूल ऑफ थॉट ज्वाइन कर सकते हो, तुम्हें हमारे पास फ्रीडम है। तो अगली बार तुम्हें कोई सी भी चीज के बारे में बताना तो तुम्हें लोगों को सोचने की जरूरत नहीं है, तुम्हें लोगों के बारे में मत सोचो, तुम अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जियो। तुम ये के ड्रामा पसंद है, बहुत अच्छी बात है, मुझे भी के ड्रामा पसंद है, मैं के पॉप आइडल पसंद है, बहुत अच्छी बात है, मुझे के पॉप आइडल इतने ज्यादा अच्छे नहीं लगते हैं, बट स्टिल आई रिस्पेक्ट देम, दे आर आल्सो ह्यूमंस, आई रिस्पेक्ट एवरीवन। सी भले कुछ लोग हैं जिनके लिए मैं इसी, कुछ लोग हैं मेरी लाइफ में, अभी मेरे आसपास के लोगों में जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, आई जस्ट डिसलाइक देम, आई जस्ट डोंट वांट टू सी देम, ठीक है। तो बेसिकली द थिंग इज, उस टाइम पे सबके पास फ्रीडम होती थी फॉलो करने की, जिस भी रिलीजन को वो फॉलो करना चाहते हैं। और आज के टाइम पे हमारे पास इतनी भी फ्रीडम नहीं है कि हम खुल के बता सके कि भाई मुझे ये वाला के ड्रामा अच्छा लगता है, मुझे ये वाला थाई ड्रामा अच्छा लगता है, मुझे ये वाला चाइनीज ड्रामा अच्छा लगता है, मुझे ये के पॉप आइडल अच्छा लगता है, मुझे ये हमारे इंडियन सिंगर अच्छे लगते हैं, मुझे ये पाकिस्तानी एक्टर अच्छा लगता है। ये सब हम कुछ नहीं बता सकते, बट हम आलतू फालतू की चीजें खुल के बात कर सकते हैं, ठीक है। जब आज के वीडियो में हम लोग, हाँ ये बस हमारा एक फ्री कॉन्सेप्ट बचा है, फिर इसके बाद हम अपने इस लेक्चर को खत्म कर देंगे, ज्यादा थोड़ा सा लंबा हो गया है इस लेक्चर। अगले वाले लेक्चर में हम लोग फोक टेल्स एंड ट्राइबल के बारे में पढ़ेंगे। द ट्री ऑफ कॉन्सेप्ट्स, यानी कि हम जो धर्म कर्म रीबर्थ है, ये सारे ट्रंक ऑफ ट्रीज हैं। हमने चैप्टर की स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जो हमारे सारे रिलीजन्स हैं वो उनकी रूट्स अलग अलग हैं, उनके स्टेम्स अलग अलग हैं, बट उनका ट्रंक सेम है। तो वैसे ही हर रिलीजन में धर्म की बात होती है, हर रिलीजन में कर्म की बात होती है, हर रिलीजन में रिबर्थ की बात होती है, यानी कि ये ट्रंक ऑफ ट्री है, यानी कि फाउंडेशनल बिलीफ है हर एक रिलीजन का। धर्म होता है ड्यूटी, और कर्म होता है एक्शन और कॉन्सिक्वेंसेस, और रीबर्थ होता है जन्म मरण का चक्र, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये सारी चीजें हमारे ट्री का ट्रंक है, और भले उनके रूट्स अलग अलग हो, भले उनके स्टेम्स अलग अलग हो, उनका ट्रंक सेम है, उनका कोर आइडिया सेम है, ठीक है। कोर आइडिया ये है कि सफरिंग, इग्नोरेंस, और उनका मेन गोल है मोक्ष, ठीक है। विजडम ऑफ थीम्स। अब हम यहाँ पे जटका टेल्स के बारे में पढ़ते हैं। जटका टेल्स बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो हमारे बेसिकली 2 जटका टेल्स दी हुई है। पहली वाली एलिफेंट जटका नहीं दी हुई है हमारे में, और ना ही हमारे में डियर वाली जटका दी हुई है। हमारे में मंकी किंग जटका दी हुई है। मंकी किंग की कहानी, जैसे तुम लोग ने मंकी किंग मूवी देखी होगी, वैसे ही एक बंदरों का राजा था जो एक पेड़ पे रहता था। उस पेड़ में बहुत ज्यादा मीठे फल उगते थे। एक बार क्या हुआ, वो फल गिरकर नदी से बहकर चला गया एक साम्राज्य में, एक रियल साम्राज्य में। तो वहां के राजा ने उस फल को खाया तो उन्हें बहुत ज्यादा मीठा लगा। तो उन्होंने बोला जाओ उस पेड़ से सारे जितने भी बंदर है उन बंदर को भगा दो और उस पेड़ से सारे फल तोड़ दो। तो जो बंदर थे वो जो मतलब राजा के सिपाही थे वो गोले चलाने लगे, मतलब हमला करने लगे, जिससे कि बंदर बेसिकली मरने वाले थे। और वो ट्री को पार करने का कोई तरीका नहीं था, बीच में नदी थी, तो बंदरों को नदी में तैरना ऑब्वियसली नहीं आता है। तो जो मंकी किंग थे, हमारे मंकी किंग ने क्या करा, मान लो ये हमारा एक पेड़ है, एक पेड़ हो गया हमारा, और ये हमारा हो गया दूसरा पेड़। तो मंकी किंग इस पेड़ से लेकर इस पेड़ तक यहाँ पे ऐसे लेट गए और उन्होंने बोला कि बंदरों तुम मेरे ऊपर से चलकर इस पेड़ से इस पेड़ तक चले जाओ, क्योंकि फल तो इस पेड़ पे थे और वो लोग उस पार चले जाएंगे नदी के उस पार, तो राजा के जो सिपाही थे वो उन पर अटैक नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे मंकी किंग हमारे लेटे हुए और इनके ऊपर से बंदर चलकर जा रहे हैं। भले मंकी किंग को बहुत ज्यादा दर्द हुआ, वो बहुत ज्यादा हार्म हुए, बहुत सारे चोटें आए, बहुत सारे ब्रूसेस आए, बट अल्टीमेटली सब बंदरों पार कर लिया और वो सेफली पहुंच गए। बट जो हमारे मंकी किंग थे, मंकी किंग मर गए क्योंकि बहुत सारी चोटें आई हैं, इस वजह से मंकी किंग की डेथ हो गई। तो हमारे रियल राजा थे, इंसानों के राजा, जो दूर खड़े होकर देख रहे थे, वो सोच रहे थे कि यही होता है एक असली राजा, मैं तो सिर्फ नाम का राजा हूँ, मैंने राजा के नाम पर करा ही क्या। तो ये तो हमारी जटका टेल, इसकी हमें सेल्फलेसनेस या फिर लीडरशिप के बारे में पता चलता है। फिर एक दूसरी टेल है जो एक चोर के बारे में है। वो चोर जा रहा था चोरी कर, तो
वो एक गुजरा था, तो उसने जो हमारे महावीरा जी, महावीरा की कही हुई थोड़ी बहुत बातें सुनी और फिर वो वहां से चला गया, वहां से चला गया। फिर वो शहर में गया, शहर में कुछ लोगों ने उन्हें पहचान लिया, मंत्री ने पहचान लिया कि भाई यही वही इंसान है, बट वो जैसे तैसे बचकर आ गया महावीरा के पास, क्योंकि एक मंत्री था जो उसको फंसाना चाहता था, अपनी बातों में उलझाकर उससे सच्चाई निकलवाना चाहता था, बट उसने महावीरा जी की बात याद करी और उसको पता चल गया कि भाई ये तो मुझे फंसाना चाह रहा है, इसकी अब इसकी फीलिंग सेट करनी पड़ेगी। तो फिर उसने जैसे जैसे झूठ बोलकर वो बचकर वहां से आ गया, फिर वो महावीरा जी के चरणों में चला गया और तब से वो महावीरा जी के साथ रहता है, उनसे उनकी टीचिंग्स को अटेन करता है और फिर वो अच्छा इंसान बन गया। ठीक है, इस समय कोर थीम्स क्या है? कोर थीम्स है विजडम, डिसिप्लिन, इरेजर। कोर थीम्स हमारे पास है विजडम, डिसिप्लिन और एथिक्स। विजडम सबको पता है, डिसिप्लिन भी सबको पता है, एथिक्स मतलब होता है कि मोरल वैल्यूज क्या है हमारे अंदर। ठीक है, बस अब हम हमारा आज का लेक्चर इतना सा ही था। आई होप तुम लोगों को पूरा लेक्चर समझ आ गया होगा और तुम लोग सारी बातें समझ चुके होगे अच्छे से, और तुम लोग पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर रहे होगे। तो मिलते तुम लोग को अगले संडे को, इस वाले संडे को तुम लोग को अपना फोक टेल्स वाला पार्ट बता देंगे, जो हमारा लास्ट पार्ट होगा इस वीडियो को। और आई होप तुम लोग का स्कूल स्टार्ट हो गया होगा, तुम लोग का स्कूल अच्छे से एंजॉय कर रहे होगे, अच्छे से पढ़ रहे होगे, ज्यादा स्ट्रेस नहीं ले रहे होगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय, लव यू और बाय बाय।